भूमिगत कर्मचारी। क्रिसमस और नए साल के बीच की एक रात में एक आदमी पड़ोसी गांव की ओर पैदल ही निकल पड़ा। ये बहुत दूर नहीं था, लेकिन बर्फ इतनी मोटी थी कि उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई सड़क, दीवार या बाड़ नहीं बची थी, और बहुत जल्दी वह अपना रास्ता पूरी तरह से भूल गया और एक घने जुनिपर के पेड़ के पीछे हवा से बचने के लिए आश्रय पाकर खुश था। यहाँ उसने रात बिताने का फैसला किया, ये सोचकर कि जब सूरज उगेगा तो वह फिर से अपना रास्ता देख सकेगा। इसलिए उसने अपने पैरों को हेजहॉग की तरह अपने नीचे कसकर लपेट लिया, खुद को अपनी भेड़ की खाल में लपेट लिया और सो गया। वो कितनी देर सोया, मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसे धीरे से हिला रहा था, जबकि एक अजनबी फुसफुसा रहा था, मेरे अच्छे आदमी, उठो। अगर तुम वहां और लेटोगे तो तुम बर्फ में दब जाओगे और कोई कभी नहीं जान पाएगा कि तुम्हारा क्या हुआ। स्लीपर ने धीरे से अपना सिर अपने फर से ऊपर उठाया और अपनी भारी आंखें खोलीं। उसके पास एक लंबा पतला आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में उससे भी ऊंचा एक छोटा सा देवदार का पेड़ था। मेरे साथ आओ, आदमी ने कहा, थोड़ी दूर हमने एक बड़ी आग जलाई है और तुम इस दलदली जगह की तुलना में वहां ज्यादा आराम करोगे। स्लीपर ने 2 बार पूछे जाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि तुरंत उठकर अजनबी का पीछा किया। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि वह अपने सामने 3 कदम भी नहीं देख पा रहा था। जब तक कि अजनबी ने अपनी छड़ी नहीं हिलाई, तब बर्फ के ढेर उनके सामने से अलग हो गए। बहुत जल्द वे एक जंगल में पहुंच गए और वहां आग की दोस्ताना चमक देखी। तुम्हारा नाम क्या है? अजनबी ने अचानक पीछे मुड़कर पूछा। किसान ने कहा, मेरा नाम हंस है, मैं लांग हंस का पुत्र हूँ। आग के सामने 3 आदमी सफेद कपड़े पहने बैठे थे, मानो गर्मी का मौसम हो और लगभग 30 फीट की दूरी पर सर्दी का मौसम खत्म हो गया हो। काय सूखी थी और पौधे हरे थे, जबकि घास मधुमक्खियों और कॉकचेफिस की भिन्न भिन्न आहट से जीवंत लग रही थी। लेकिन शोर के ऊपर लॉन्ग हंस का बेटा हवा की सीटी और शाखाओं की चटकने की आवाज सुन सकता था, क्योंकि वे बर्फ के भार के नीचे गिर रही थीं। अच्छा, तुम लॉन्ग हंस के बेटे, क्या ये तुम्हारी जुनिपर झाड़ी से ज्यादा आरामदायक नहीं है? अजनबी ने हंसते हुए कहा, और जवाब में हंस ने कहा कि वह अपने दोस्त को यहाँ लाने के लिए जितना भी धन्यवाद दे, कम है, और उसने अपनी भेड़ की खाल को फेंक दिया, उसे तकिए की तरह लपेट लिया। फिर एक गर्म पे के बाद जिसने उन दोनों के दिलों को गर्म कर दिया, वे जमीन पर लेट गए। अजनबी ने दूसरे लोगों से थोड़ी देर ऐसी भाषा में बात की जिसे हंस समझ नहीं पाया, और थोड़ी देर सुनने के बाद वह फिर से सो गया। जब वह जागा तो न तो लकड़ी दिखी और न ही आग, और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। उसने अपनी आंखें मली और रात की घटनाओं को याद करने लगा। उसे लगा कि वह सपना देख रहा होगा, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह समझ नहीं पाया कि वह इस जगह पर कैसे आ गया। अचानक उसके कान में एक तेज आवाज पड़ी और उसे लगा कि उसके पैरों के नीचे की धरती कांप रही है। हंस ने एक पल तक ध्यान से सुना, फिर उस जगह की ओर जाने का निश्चय किया जहां से आवाज आ रही थी, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई इंसान मिल जाए। आखिरकार उसने खुद को एक चट्टानी गुफा के मुहाने पर पाया जिसमें आग जलती हुई लग रही थी। उसने अंदर जाकर देखा कि एक बहुत बड़ी भट्टी है और उसके सामने लोगों का एक समूह धौंकनी बजा रहा है और हथौड़े चला रहा है, और हर निहाई पर 7 आदमी हैं, और अगर आप पूरी दुनिया में भी खोज ले तो भी इससे ज्यादा मजेदार लोहार नहीं मिलेंगे। उनके सिर उनके छोटे शरीर से बड़े थे और उनके हथौड़े उनके आकार से दुगुने थे, लेकिन दुनिया का सबसे मजबूत आदमी भी उनके लोहे के डंडों को इतनी मजबूती से नहीं संभाल सकता था या उनसे ज्यादा जोरदार वार नहीं कर सकता था। छोटे छोटे लोहार चमड़े के एप्रन पहने हुए थे, जो उनकी गर्दन से लेकर पैरों तक ढके हुए थे, और उनकी पीठ नंगी थी। दीवार के सामने एक ऊंचे स्टूल पर पाइनवुड के डंडे वाला आदमी बैठा था, जो छोटे लोगों के काम करने के तरीके पर ध्यान से नजर रख रहा था, और उसके पास एक बड़ा डिब्बा रखा हुआ था जिसमें से कभी कभी कामगार आकर पानी पीते थे। मालिक ने अब पहले वाले सफेद कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि एक काले रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जिसे उसकी जगह पर बड़े बड़े क्लैप्स वाले चमड़े के करधनी से बांधा गया था। समय समय पर वह अपने कर्मचारियों को अपनी लाठी से संकेत देता था
क्योंकि इतने शोर के बीच बोलना बेकार था। अगर उनमें से किसी ने भी देखा कि वहां कोई अजनबी मौजूद है, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे अपना काम जारी रखते थे। कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आराम करने का समय आया और वे सभी अपने हथौड़े जमीन पर फेंककर गुफा से बाहर निकल गए। तब गुरु अपने स्थान से नीचे उतरे और हंस से बोले, मैंने तुम्हें आते देखा, लेकिन काम बहुत जरूरी था और मैं तुमसे बात करने के लिए रुक नहीं सका। आज तुम्हें मेरा मेहमान बनना है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस तरह रहता हूँ। थोड़ी देर यहीं रुको, जबकि मैं ये गंदे कपड़े एक तरफ रख देता हूँ। इन शब्दों के साथ उसने गुफा में एक दरवाजा खोला और हंस को उससे पहले अंदर जाने के लिए कहा। ओह! हंस की चकित आंखों में क्या क्या धन संपत्ति और खजाने थे। सोने और चांदी की सिल्लियां फर्श पर ढेर में पड़ी थीं और इतनी चमक रही थीं कि आप उन्हें देख ही नहीं सकते थे। हंस ने सोचा कि वह उन्हें मजे के लिए गिनेगा और 570वें तक पहुंच ही गया था कि उसका मेजबान वापस आया और हंसते हुए चिल्लाया, उन्हें गिनने की कोशिश मत करो, इसमें बहुत समय लगेगा। ढेर में से कुछ सलाखें चुन लो, क्योंकि मैं तुम्हें उन्हें उपहार में देना चाहता हूँ। हंस ने दोबारा पूछे जाने का इंतजार नहीं किया और सोने की एक छड़ उठाने के लिए झुका, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह उसे दोनों हाथों से हिला भी नहीं सका। जमीन से उठाना तो दूर की बात थी। क्यों, तुम्हारे पास तो एक पिस्सू से भी अधिक शक्ति नहीं है, मेजबान ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तो उन्हें देखकर अपनी आंखें तृप्त करने से ही संतोष करना होगा। इसलिए उसने हंस को दूसरे कमरों से होते हुए अपने पीछे चलने को कहा, जब तक कि वे एक चट से भी बड़े कमरे में नहीं पहुंच गए, जो बाकी कमरों की तरह सोने और चांदी से भरा हुआ था। हंस को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह विशाल धन संपत्ति, जिससे दुनिया के सभी राज्य खरीदे जा सकते थे, दबी हुई थी, किसी के लिए भी बेकार थी। उसने सोचा, क्या कारण है? उसने अपने गाइड से पूछा कि तुम ये खजाने यहाँ इकट्ठा करते हो, जहाँ ये किसी का भला नहीं कर सकते। अगर ये लोगों के हाथ में आ जाएं, तो हर कोई अमीर हो जाएगा और किसी को काम की जरूरत नहीं होगी या भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और यही कारण है कि उसने उत्तर दिया, मुझे इन धन संपत्तियों को उनके रास्ते से दूर रखना चाहिए। यदि मनुष्य को अपनी दैनिक रोटी कमाने के लिए मजबूर न किया जाए तो पूरी दुनिया आलस्य में डूब जाएगी। केवल काम और देखभाल के माध्यम से ही मनुष्य किसी भी चीज के लिए अच्छा होने की उम्मीद कर सकता है। हंस ने इन शब्दों को ध्यान से सुना और अंत में उसने अपने मेजबान से विनती की कि वह उसे बताए कि इससे किसी को क्या लाभ है कि यह सोना और चांदी यहाँ सड़ रहा है और इसका मालिक लगातार अपने खजाने को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले से ही उसके भंडार कक्षों से बाहर निकल रहा है। मैं वास्तव में मनुष्य नहीं हूँ, उसके मार्गदर्शक ने उत्तर दिया। हालांकि मेरा बाहरी रूप मनुष्य जैसा है, लेकिन मैं उन प्राणियों में से हूँ जिन्हें संसार की देखभाल का काम सौंपा गया है। मेरा और मेरे कारीगरों का काम धरती के नीचे सोना और चांदी तैयार करना है, जिसका एक छोटा हिस्सा हर साल ऊपरी दुनिया में जाता है, लेकिन सिर्फ इतना ही कि वे अपना कारोबार चला सकें। बिना परेशानी के कोई भी व्यक्ति धन नहीं कमा सकता। हमें पहले सोना खोदना होगा और अनाज को मिट्टी और रेत के साथ मिलाना होगा। फिर लंबी और कड़ी खोज के बाद यह इस अवस्था में उन लोगों को मिलेगा जिनके पास अच्छी किस्मत या बहुत धैर्य है। लेकिन मेरे मित्र, भोजन का समय निकट है। यदि आप इस स्थान पर रहना चाहते हैं और इस सोने पर अपनी आंखें गड़ाना चाहते हैं, तो तब तक रुके जब तक मैं आपको न बुलाऊं। उसकी अनुपस्थिति में हंस एक खजाने के कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहता था। कभी कभी सोने की एक छोटी सी गांठ तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाता था। थोड़ी देर बाद उसका मेजबान वापस आया, लेकिन इतना बदल गया था कि हंस को यकीन ही नहीं हुआ कि यह वास्तव में वह था। उसके रेशमी कपड़े सबसे चमकीले ज्वाला रंग के थे, जो सोने की झालरों और लेस से सजे हुए थे। उसकी कमर के चारों ओर एक सुनहरा करधनी थी, जबकि उसके सिर पर सोने का मुकुट था और कीमती पत्थर उसके चारों ओर सर्दियों की रात में सितारों की तरह चमक रहे थे। और अपनी लकड़ी की छड़ी के स्थान पर उसने एक बारीक नक्काशीदार सुनहरा डंडा पकड़ रखा था। इस सारे खजाने के स्वामी ने दरवाजे बंद कर दिए और चाबियां अपनी जेब में रख ली।
फिर हंस को दूसरे कमरे में ले गया, जहां उनके लिए रात का खाना रखा गया था। मेज और कुर्सियां सभी चांदी की थीं, जबकि बर्तन और प्लेटें ठोस सोने की थीं। जैसे ही वे बैठे, एक दर्जन छोटे नौकर उनकी सेवा करने के लिए प्रकट हुए, जो उन्होंने इतनी चतुराई से और इतनी तेजी से किया कि हंस को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके पास पंख नहीं हैं। चूंकि वे मेज तक नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए उन्हें अक्सर बर्तन पाने के लिए सीधे ऊपर कूदना पड़ता था। हंस के लिए सब कुछ नया था, और हालांकि वह थोड़ा हैरान था, उसने खुद का भरपूर आनंद लिया, खासकर जब सोने के मुकुट वाला आदमी उसे कई ऐसी बातें बताने लगा जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं। क्रिसमस और नए साल के बीच उन्होंने कहा, मैं अक्सर पृथ्वी पर घूमकर लोगों के कामों को देखकर और उनके बारे में कुछ सीखकर खुद को खुश करता हूँ। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा और सुना है, मैं उनके बारे में अच्छी बातें नहीं कह सकता। उनमें से ज़्यादातर हमेशा झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे की गलतियों की शिकायत करते रहते हैं, जबकि कोई भी अपनी गलतियों के बारे में नहीं सोचता। हंस ने इन शब्दों की सच्चाई को नकारने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका और चुपचाप बैठा रहा, मुश्किल से अपने दोस्त की बात सुन रहा था। फिर वह अपनी कुर्सी पर सो गया और उसे कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा था। नींद के दौरान उसे अद्भुत सपने आए, जिसमें सोने की छड़ें लगातार उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। वह अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था, और उसने 2 छड़ों को अपनी पीठ पर आसानी से उठा लिया। उसने ऐसा इतनी बार किया कि आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो गई, और वह लगभग बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने खुशनुमा आवाज़ों की आवाज़ सुनी और लोहारों के गाने सुने जब वे अपनी धौंकनी बजा रहे थे। उसे ऐसा भी लगा जैसे उसने अपनी आंखों के सामने चिंगारियां चमकती देखी हों। खुद को तानते हुए वह धीरे धीरे उठा, और यहाँ वह हरे जंगल में था, और पाताल में आग की चमक के बजाय सूरज उस पर बरस रहा था, और वह सोच रहा था कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। आखिरकार उसे अपनी याददाश्त वापस आ गई, और जब उसने उन सभी अद्भुत चीज़ों को याद किया जो उसने देखी थीं, तो उसने व्यर्थ ही उन चीज़ों से सहमत करने की कोशिश की जो हर दिन होती हैं। इस बारे में सोचने के बाद जब तक वह लगभग पागल नहीं हो गया, उसने आखिरकार यह मानने की कोशिश की कि क्रिसमस और नए साल के बीच एक रात वह जंगल में एक अजनबी से मिला था, और एक बड़ी आग के सामने उसके साथ पूरी रात सोया था। अगले दिन उन्होंने एक साथ खाना खाया था, और जितना उनके लिए अच्छा था उससे कहीं ज्यादा पी लिया था। संक्षेप में, उसने पूरे 2 दिन किसी दूसरे आदमी के साथ मौज मस्ती करते हुए बिताए थे। लेकिन यहाँ, जब उसके चारों ओर गर्मी की पूरी लहर थी, तो वह मुश्किल से अपने स्वयं के स्पष्टीकरण को स्वीकार कर पा रहा था, और उसे लगा कि वह किसी जादूगर का खिलौना या खेल रहा होगा। उसके पास पूर्ण सूर्य प्रकाश में एक बुझी हुई आग के निशान थे, और जब वह उसके निकट गया तो उसने देखा कि जिसे उसने राख समझा था वह वास्तव में महीन चांदी का चूर्ण था, और आधी जली हुई लकड़ी सोने की बनी थी। ओह! हंस ने खुद को कितना भाग्यशाली समझा, लेकिन उसे अपना खजाना घर ले जाने के लिए बोरी कहाँ से मिलेगी, इससे पहले कि कोई और उसे पाले। लेकिन आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हंस ने अपना फर कोट उतार फेंका, उसमें चांदी की राख को इतनी सावधानी से इकट्ठा किया कि कोई भी राख पीछे न रह जाए, सोने की छड़ी ऊपर रख दी, और इस तरह से बने बैग को अपनी कमरबंद से बांध दिया ताकि कुछ भी बाहर न गिरे। भार वास्तव में बहुत भारी नहीं था, हालांकि ये उसकी कल्पना में ऐसा लग रहा था, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसे इसे छिपाने के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं मिल गई। इस तरह हंस अचानक अमीर हो गया, इतना अमीर कि वह अपनी खुद की संपत्ति खरीद सके। लेकिन एक समझदार व्यक्ति होने के नाते उसने आखिरकार फैसला किया कि उसके लिए अपने पुराने इलाके को छोड़कर देश के किसी दूर के हिस्से में घर की तलाश करना सबसे अच्छा होगा, जहां कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता हो। उसे जो चाहिए था उसे पाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा, और जब उसने उसका भुगतान कर दिया तो उसके पास बहुत सारा पैसा बच गया। जब वह बस गया, तो उसने पास में रहने वाली एक सुंदर लड़की से शादी कर ली, और उसके कुछ बच्चे भी हुए, जिन्हें उसने अपनी मृत्युशैया पर अंडरवर्ल्ड के भगवान की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने हंस को अमीर बनाया।